नमस्कार, खबर असरदार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो खबर असरदार में आज एक बार फिर बात प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं अब महाकुंभ पर सियासत खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने कुंभ पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कुंभ में जाकर स्नान भी किया। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश वोट बैंक के लिए सनातनी होने का दिखावा तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल से सनातन धर्म को नहीं मानते और इसलिए अभी तक अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए। वहीं महाकुंभ को लेकर नेगेटिव बातें भी फैलाई। अखिलेश यादव ने शुरुआत में कुंभ के खर्चों, आयोजन और वीआईपी संस्कृति पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनकी सरकार में कुंभ का आयोजन कम लागत में हुआ था, लेकिन सवाल तब खड़े हो गए जब वो खुद स्नान करने पहुंच गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कुंभ के खर्च, आयोजन व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भाजपा सरकार पर बार बार घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद खुद भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, जिससे उनके रुख पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन अखिलेश सनातन को दिल से मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ठेका ले रखा है। हिंदुत्व के ठेकेदार तो आप बनते हो ना। जो कंप्लीट इंडिया में ब्रांडिंग है हिंदुत्व की, वो आपके पास है। कॉपीराइट आपने लेकर रखा हुआ है। आदरणीय अखिलेश जी कब गए, क्यों नहीं गए? भगवान और इंसानों के बीच में आने वाले आप कौन लोग हो? अखिलेश अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए, लेकिन इटावा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में केदारनाथ और रामेश्वरम की तर्ज पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं अखिलेश और दूसरे एसपी नेता भी बीच बीच में मंदिर का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश वोट बैंक के लिए सनातनी होने का दिखावा तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल से सनातन धर्म को नहीं मानते। इसलिए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन को लेकर भी उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भी नेगेटिव बातें फैलाई गई। प्रभु राम का मंदिर कोई भाजपा का मंदिर नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अब तक प्रभु राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, मानो प्रभु राम का मंदिर भाजपा का मंदिर हो। ऐसे ही कुंभ को लेकर के विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कुंभ कोई भाजपा का आयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ को लेकर के हर प्रकार की नकारात्मकता फैले। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव का रवैया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुंभ में स्नान कर अखिलेश ने संदेश दिया कि वो सनातन धर्म और परंपराओं के खिलाफ नहीं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से दूरी बनाए रखकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस तरह से वो अपनी आस्था के प्रति तो एक समर्पित दिखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो मुझे लगता है ये उनका कंपल्शन हो जाता है कि कहीं वो ये दिखाएं अपने समर्थकों को कि वो केवल एक हिंदू समुदाय का ही साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए अन्य धर्मों के लोग भी उनके समर्थक हैं, तो वो उनके बारे में भी सोचते हैं या उनका भी ख्याल रखते हैं। सवाल यह है कि कुंभ में स्नान करना और राम मंदिर न जाना क्या अखिलेश के विरोधाभास को उजागर नहीं करता? क्या अखिलेश धर्म और राजनीति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अखिलेश के लिए इसे संभालना एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन की सिचुएशन बन गई है? अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान करके अपनी धार्मिक आस्था दर्शाने का प्रयास किया, जबकि राम मंदिर से दूरी बनाकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने की रणनीति अपनाएं। अब ये कदम राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है या महज वोट बैंक की राजनीति, इसे लेकर बहस जारी है। लेकिन फिलहाल उनका कुंभ स्नान और राम मंदिर से दूरी सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज चाई के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यूपी में संभल की जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि फिलहाल मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत की जरूरत नहीं है। एएसआई टीम की निगरानी में सिर्फ सफाई होगी। वहीं 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम चौथी बार संभल पहुंची और अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए। हिंसा में शामिल 14 फरार आरोपियों पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर सकती है।
संभल के जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, न ही मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत है। हालांकि 2 मार्च से शुरू होने वाले रमजान को देखते हुए कोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया है। उच्च न्यायालय ने एक जांच आयोग कमेटी बना के कि भाई रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो उसके विषय में अपनी रिपोर्ट दें। तो वो सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश अग्रिम आदेश होगा वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मस्जिद को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग की थी। मस्जिद कमेटी के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो केस में आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंपन्न पालन किया जाएगा। क्या अग्रिम कार्यवाही इसमें रहनी है? ये हाई कोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। संभल में जामा मस्जिद विवाद में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। आयोग की टीम ने हिंसा की जांच के लिए संभल के अधिकारियों के बयान दर्ज किए। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 79 उपद्रवियों को जेल भेजा है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जी, मैंने अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स हैं, निटिग्रिटीज़ हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की वाले एक्शन की तैयारी है। हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। NBW जारी होने के बाद भी 14 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी। पुलिस ने कोर्ट में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात भगवान भरोसे आई हिमाचल की सुक्खू सरकार की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने मंदिरों से आर्थिक मदद मांगी है। मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, सियासत गर्मा गई है। मंदिरों से पैसा मांगने पर सरकार का अपना तर्क है, तो बीजेपी कड़ी आपत्ति दर्ज करा रही है। भगवान भरोसे हिमाचल की सुक्खू सरकार। योजनाओं के लिए मंदिर से मदद की गुहार। सुक्खू सरकार को चाहिए मंदिरों का पैसा। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों से आर्थिक मदद मांगने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुक्खू सरकार ने सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए मंदिरों और ट्रस्टों से आर्थिक सहायता की अपील कर दी है। इसके लिए उन मंदिरों और ट्रस्टों से योगदान मांगा गया जो सरकार के अधीन आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 35 बड़े मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं, यानी इन मंदिरों की देखरेख सरकार करती है, जबकि मंदिरों का संचालन हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक एवं पूर्त विन्यास संस्थान करता है। इसमें ज्वाला देवी मंदिर, चामुंडा मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, नैना देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा चौरासी मंदिर, भरमौरी छतरी और बाला सुंदरी शामिल हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। हिमाचल के इन सभी मंदिरों की कुल जमा पूंजी करीब 4 अरब के आसपास है।
हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर मंदिर ऊना में मां चिंतपूर्णी मंदिर है। चिंतपूर्णी मंदिर के पास 100 करोड़ रुपए की जमा पूंजी है, जबकि मंदिर के पास करीब 2 क्विंटल सोना जमा है। श्री नैना देवी मंदिर के पास 83 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी है और करीब 1 क्विंटल सोना जमा है। इस तरह हिमाचल के बाबा बालकनाथ मंदिर के पास 26 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की जमा पूंजी है और 26 किलो सोना रखा है। ज्वाला देवी मंदिर के पास 26 करोड़ से ज्यादा का कैश और 23 किलो सोना रखा है। ब्रजेश्वरी मंदिर के पास 4 करोड़ 83 लाख से ज्यादा का कैश और 33 किलो सोना रखा है। भीमा काली मंदिर के पास 8 करोड़ 33 लाख से ज्यादा का कैश जमा है। इन मंदिरों को आर्थिक मदद देने के लिए पत्र भी जारी किए गए हैं, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी का कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने मंदिरों से पैसा नहीं मांगा, जिस पर कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो मंदिरों से ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से भी आर्थिक मदद की अपील करती है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती है वो समझ में आती है। टोटली रॉन्ग। और ऐसा बोलना कि ये सरकार ने एटीएम बना रखा है और नॉनसेंस, दे टॉक इररेलेवेंट थिंग्स विच इज नॉट ट्रू। दे शुड सी कि किस कॉज के लिए मांगा जा रहा है। अनाथ बच्चों के लिए आप भी आगे बढ़कर आओ। मैं बीजेपी के लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि आप भी अच्छे कॉज के लिए इन बच्चों को इनका भविष्य सुधारने के लिए हम सब पार्टी से ऊपर उठकर इन लोगों की मदद करें। मंदिरों से आर्थिक मदद मांगने के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस इसे सामाजिक योगदान बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे आस्था पर चोट मान रही है। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक विवाद का क्या नतीजा निकलता है और सुक्खू सरकार अपने इस कदम पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली की रेखा सरकार फुल एक्शन में और इस सेक्शन से आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार की कथित घोटाला फाइल्स की सीरीज में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया। शीश महल और शराब के बाद अब दिल्ली की सेहत को लेकर भी आम आदमी पार्टी फंसती दिख रही है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी गई है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी की कथित घोटाला फाइल्स खोल दी है। एक के बाद एक पिछली सरकार की धांधली पर खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैग की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी। कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है, जबकि नर्सों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय पड़े हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति भी बेहद खराब है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है। 15 क्लिनिकों में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है। 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है और 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3
की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया कि 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। ये है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। इस बीच दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक हुई। बैठक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और गंभीर अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने की योजना भी बनाई गई है। कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियां, जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। दिल्ली की सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में सरकार के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास की मजबूत नींव डालने के लिए सरकार के मंत्री सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा ले रही हैं। वहीं दिल्ली में केंद्र के साथ मिलकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नीस के वो जख्म जो कोई नहीं भूल सकता, उन जख्मों को हरा करने वाला जहरीला कचरा अब जल रहा है। धार के पीथमपुर में भोपाल गैस रिसाव के बाद का जहरीला कचरा अब निपटना शुरू हो गया है। 3 चरण में इस जहरीले कचरे को जलाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। उधर प्रदेश में इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। इस वक्त हम राम इंडस्ट्रीज की बिल्कुल बाहर मौजूद है। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में 10 टन यूनियन कार्बाइड जहरीला कचरा जलाया जा रहा है। तो पहले दिन जो सैंपल के बतौर यहाँ पर कचरा जलाया जाएगा वो 10 टन कचरा है। 72 घंटे का इसमें समय लग सकता है। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब भोपाल से धार के पीथमपुर जहरीला कचरा पहुंचा था। अब इस जहर का निपटान शुरू हो गया है। पीथमपुर की राम की फैक्ट्री में इसे जलाया जा रहा है। करीब 358 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा। इसे जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कचरा जलाने के लिए 1200 डिग्री तापमान पैदा होगा। कचरे में 60% संक्रमित मिट्टी होने का दावा है। तो पहले दिन जो सैंपल के बतौर यहाँ पर कचरा जलाया जाएगा वो 10 टन कचरा है। 72 घंटे का इसमें समय लग सकता है। दूसरी बार भी जब कचरा जलाया जाएगा तो वो भी 10 टन और तीसरी बार में भी 10 टन, यानी 3 जो ट्रायल होने वो 10-10 टन के होने हैं। 27 मार्च से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और 10 मार्च तक इस प्रक्रिया को चलाना था। 27 तारीख पहला, दूसरा 4 मार्च और तीसरा 10 मार्च, ये 3 तारीख डिसाइड की गई थी। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कल से शुरू किया गया था। इंसिनेटर जो है वो कल रात को चालू कर दिया गया। तो पहला जो जहरीला कचरा है वो 850 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में जलाना था। उसके बाद की जो दूसरी प्रोसेस है वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच की है। और तीसरी जो है प्रक्रिया है उसमें जो गैस जो है वो प्रॉपर फिल्टर करने के लिए जो सोडियम सल्फाइड है उसका इस्तेमाल करके, यानी उसका और पानी का इस्तेमाल करके उसे फिल्टर किया जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचेगा उसे मिट्टी में दफना दिया जाएगा। जहरीला कचरा जलाने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार
जनता को वोट के बदले कैंसर दे रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। डिसाइड किया है और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में, 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ पूरे मामले पर सियासत देखने को मिल रही है, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि कचरा जलाने से स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कचरा जलाया जा रहा है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं आखिर यूनियन कार्बाइड कचरा क्या है और कैसे आया। 2 दिसंबर 1984 को राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट में गैस रिसाव हुआ था। साल 2003 तक इससे 10,000 लोगों की मौत का दावा है। वहीं अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में कचरा जलाने की याचिका लगाई गई। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को जहरीला कचरा जलाने के लिए पीतमपुर लाया गया। पूरी प्रक्रिया सेफ है। जो SOP जारी हुई है उसके तहत ही रैमकी के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन द्वारा काम किया जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो सतत उसकी निगरानी कर रहे हैं और मैं पीथमपुर के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि किसी तरह की चिंता की बात नहीं है और उनके स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर उनका कोई भी प्रश्न है या संदेह है तो जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं और सभी जिम्मेवार अधिकारी इस मौके पे यहाँ पर। मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा इसको नॉर्मलाइज करें। इस प्रकार का कोई ये ऐसा इसके कोई ऐसे इम्पैक्ट्स नहीं पड़ने हैं कि सडनली हवा में परिवर्तन आ जाएगा या काला धुआं निकलने लगेगा। इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस और ये वेस्ट इंसिनरेशन की प्रोसेस बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है। इसी प्रकार का कचरा या इसी प्रकार का वेस्ट इस प्लांट में या ऐसे किसी भी प्लांट में पूरे देश में इंसिनरेट किया जाता रहा, इसलिए इसमें कुछ विशेष ऐसा हो जाए ऐसी गुंजाइश नगण्य है। कुल मिलाकर 1984 का जहर 2025 में चल रहा है। हालांकि धार में लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद अब विरोध जैसी स्थिति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूनियन कार्बाइड जहरीले कचरे के संघर्ष की कहानी। कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश की सरकार ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने की प्लानिंग और तैयारियां बेहतर की हैं, इसलिए यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर राम इंडस्ट्रीज में जलाया जा सकता है। इस वक्त हम राम इंडस्ट्रीज की बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और राम की इंडस्ट्रीज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी इंडस्ट्रीज के अंदर दोपहर 3 बजे से यूनियन कार्बाइड का जहरीले कचरा जो है उसके जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 टन कचरे को जलाने में लगभग तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिना मास्क पहने अधिकारी यहाँ पे पहुँचे कि लोगों में वो भरोसा बन सके। कई स्तर जो है लोगों के साथ में, स्थानीय लोगों के साथ में संवाद भी किया गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उन्होंने बेहतर प्लानिंग की है, बेहतर तैयारी की है, इसलिए इस कचरे को जलाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 धार। और फिलहाल खबर असरदार में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।